हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12 की ऑप्टिक्स का लेक्चर, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज, या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें डेरिवेशन ज्यादा है और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए हम लोग इसके कुछ नोटेशंस को जानेंगे। तो हम लोग पहले तो जानते हैं व्हाट आर लेंसेज। बेसिकली दो तरह के लेंस होते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जिसे कि हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं, और एक डाइवर्जिंग लेंस होता है जिसे हम लोग कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लेंस क्या है, स्फेरिकल सरफेस होता है और डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेंस पाए जाते हैं। तो जैसे अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और अगर कॉनकेव की बात करें तो ये ऐसा होता है। और इन्हीं में फर्दर सब कैटेगरीज हैं जिसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो ये समझ जाइए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, क्योंकि होता क्या है कि आने वाली इमेजेस को ये कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, एक पॉइंट इसका बेस्ट एग्जांपल, बहुत सारे लेंसेज बचपन में हम लोग जो खेलते थे तो क्या होता था कि लेंस लाते थे और सूरज की रोशनी पे करते थे, ऐसे कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता था उसका, ये हाथ में पकड़ने वाला होता था, तो सनलाइट आती थी ऐसे, एक पॉइंट पे फोकस करके हम लोग माचिस की तीली या कागज को जलाया करते थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये चीज किया होगा और बहुत सारी जगहों पे इसका यूज भी होता है, जैसे आपका सोलर कुकर्स वगैरह जिसमें हमें हीट की ज्यादा जरूरत होती है। तो सनलाइट हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि डिस्पर्स फॉर्म में मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट को एक जगह पे फोकस करा लेते हैं, जिससे क्या होता है कई सारी छोटी छोटी एनर्जी मिलके एक बड़ी एनर्जी हमें मिल जाती है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है। फिर आता है डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कि कॉनकेव लेंस। मतलब इसकी खासियत क्या होती है, ये इमेजेस को, रे को फैला देता है। कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक पॉइंट पे ले आना, मतलब सिकोड़ देना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना। ठीक है, तो इतना आप लोग अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन से वाकिफ हो लें। पहले क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी, एक तो होता है आपका पोल, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक जनरल नोटेशन याद रखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है आप लोगों ने, मतलब ये सेंटर पे आपका ओरिजिन नहीं, यहाँ पे पोल है। पोल के राइट साइड में जाएंगे तो इन सारे पैरामीटर्स को, डिस्टेंस को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और पोल के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सारे पैरामीटर्स को, डिस्टेंस को क्या लेंगे, नेगेटिव। अप साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव और डाउन साइड में जाएंगे तो नेगेटिव। तो पोल हमारा क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मान लीजिए ये एक एक्सिस है और इस पे कोई एक लेंस बना हुआ है, मान लेते हैं ये आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका पोल हो गया, और ये वो एक्सिस है जिसपे सारे मेजरमेंट्स किए जाते हैं, मतलब आपका जैसे कह सकते हो इसको प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका हो गया पोल। अब बात आती है कि व्हाट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं
मान क्या लेते हैं होता ही है ठीक है, ये कोई कर्व है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स लेंस भी कई तरह का होता है, एक भाई एक ऐसे होता है, ठीक है, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, और एक इसको बोला जाता है डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। और अगर एक ऐसे हो तो इसको प्लानो कॉन्वेक्स बोलते हैं, क्योंकि एक तरफ कॉन्वेक्स है एक तरफ प्लेन है, तो प्लानो कॉन्वेक्स। और एक अगर ऐसे होता है तो इसे प्लानो कॉनकेव बोला जाता है। तो कई तरह के लेंसेज होते हैं, तो ये हमारा मान लीजिए एक तरफ सिंगल केबल कर्व है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आ रही है, तो मतलब ये है कि जिस कर्व किसी भी सर्किल का ये पार्ट होगा, तो ये कर्व जिस सर्किल का पार्ट है उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वही उसी कर्व के सेंटर में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये चीज आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी लेंसेज की वैरायटी हम आप लोगों को लिखवा देंगे, इतना आपने नोट करा। हाँ, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और जिसके थ्रू हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन एट अ convex spherical surface। ठीक है, इसे जरा रफ कर लें। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा सरफेस बनाएंगे, ये क्लियरिटी है एकदम यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने एक क्या बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, जिसमें कि हमारे पास ये क्या है, पोल है, ठीक है। अगर इसको हम पीछे नोट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखना, ठीक है। ये आपका पोल हो गया और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए कई सारे नोटेशंस हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें यू की, तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, याद होगी ये चीज कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और वी अगर देखें तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और आर आपका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए हमारा होगा क्या, यहां पे हम एनालाइज करेंगे। मान लीजिए एक रे आई, ठीक है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, एक रे आई और रे आने के बाद एक कर्व सरफेस पे स्ट्राइक करी। अब देखिए ये है कि मान लेते हैं ये हमारा पहला मीडियम है एंड दिस इज योर सेकेंड मीडियम, जिसे हम लोग N2 कह रहे हैं। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। एक रे ऑफ लाइट आई। अब एक चीज हमें यहाँ पे नई सीखने को मिलेगी, दैट इज कि प्लेन सरफेस पे तो हमें पता है भाई कि रे जो है नॉर्मल के अलाउ आएगी जाएगी, मतलब नॉर्मल के अलाउ ही सारा डेविएशन होगा।
आइदर द डेविएशन इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल और द डेविएशन विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन अब ये कर्व सरफेस है, यहाँ पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगी? तो नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका ये है कि जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करनी हो उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को उस लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हैं। क्या करते हैं? उस जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करनी हो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं, उसको एक्सटेंड कर देते हैं दोनों डायरेक्शन में, तो क्या होता है? हमें नॉर्मल मिल जाती है, नॉर्मल रे ऑफ लाइट। और ये हमने इसको, ये हमारी नॉर्मल में हो गई। तो भाई ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका आर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब लाइट, मान लेते हैं हमारा रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। अब हमारी लाइट जो है रेयर टू डेंसर जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कि स्प्रेड जाने की बजाय इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, और जहां पे लाइट टकराती है वहां पे क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। और पोल से इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? u। और पोल से ही इस इमेज के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? v। तो इतना आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट आपका क्या है? m, और p को इधर लिख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और इस हाइट को बोल देते हैं h। ठीक है, ये एंगल मान कर लीजिए ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि सारे एंगल किससे मेजर किए जाते हैं? नॉर्मल से। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका मान लीजिए हो गया अल्फा और ये मान लेते हैं हो गया बीटा और ये आपका हो गया गामा। इस चीज को आप लोग नोट करें। इसे हम लोग पॉइंट दे देते हैं ए। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल ओ ए सी की। तो अगर ये देखा जाए कि एक्सटीरियर एंगल है, देखिए आई हमारा एक्सटीरियर एंगल है और अल्फा और गामा क्या है? इंटीरियर है। तो थ्योरम में, ट्रायंगुलर थ्योरम में हम लोगों ने क्लास 10 से पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल। तो क्या होगा? आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर बात आती है कि ये दोनों को देखिए, बात करें फिर ट्रायंगल सी आई ए। इस ट्रायंगल में देखिए ये हमारा एक्सटीरियर है, ये दोनों इंटीरियर है। तो क्या होगा? गामा इज इक्वल टू एंगल आर प्लस बीटा। तो गामा इज इक्वल टू एंगल आर प्लस बीटा। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। थोड़ा सा इसमें आर की वैल्यू निकाल लीजिए, बीटा इधर, तो बीटा इधर आएगा, तो आर इज इक्वल टू गामा प्लस गामा माइनस बीटा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ा है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन टू विद रिस्पेक्ट टू 1, ये पढ़ा है ना। और मान लीजिए कि हमारा पहले तो ये हमने अज्यूम किया होगा कि दिस इज योर रेयर मीडियम एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इनको अगर देखेंगे तो क्या आएगा? ये n2 विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन n1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, और साइन I upon sin R. If I and R tends to very small, बहुत छोटे एंगल्स हैं, तो साइन I तब्दील हो जाएगा नियरली इक्वल टू I में
और साइन आर तब्दील हो जाएगा नियरली इक्वल टू आर में। कंडीशन इज दैट बोथ शुड बी इन रेडियंस। ये एक हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो चाहे उसको साइन के फंक्शन के साथ ले लो चाहे अकेले ले लो, वैल्यू लगभग सेम आती है। तो जैसे मान लीजिए कि साइन आई की वैल्यू, आई मान लीजिए हमारा 0.003 डिग्री है या आई मान लीजिए 0.01 डिग्री है, तो साइन ऑफ 0.01 डिग्री लोगे तो लगभग वही वैल्यू आएगी इसी के आसपास। ये वैल्यू लगभग सेम होगा। अब देखिए जैसे 0.01 है या 0.02 है, इसमें क्या फर्क है बताइए? बहुत छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल फर्क है। तो इसे क्या कहते हैं? साइन आई को नियरली इक्वल टू आई ले लिया, साइन आर को नियरली इक्वल टू आर ले लिया। बट द कंडीशन इज दैट कि आई और आर दोनों किसमें होने चाहिए? रेडियंस में होने चाहिए, ना कि डिग्रीज में होने चाहिए। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद, और ये ए लिखना जरूरी होता नहीं है तो यहां से हटा भी सकते हैं इसको, ए या यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, आगे हटा देंगे। तो I बाई R इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, और इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो आपका N1I इज इक्वल टू N2R। ठीक है, तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। इधर आप लोग नोट करें। हाँ, तो हमें फाइनली थर्ड इक्वेशन में ये मिला था, मतलब N1I इज इक्वल टू N2R, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी निकाल चुके हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। देखें क्या होता है, N1I की जगह अल्फा प्लस गामा, और N2R की जगह क्या होगा? गामा माइनस बीटा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। N1 अल्फा प्लस N1 गामा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। तो अब एक काम करते हैं कि गामा वालों को इधर कर दें और बीटा वाले को इधर कर दें। तो आपका क्या है? N1 अल्फा प्लस N2 बीटा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N1 गामा। ठीक है, तो N1 अल्फा प्लस N2 बीटा इज इक्वल टू N2 माइनस N1 मल्टीप्लाई बाई गामा। पहला अप्रोक्सीमेशन हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं कि साइन आई को नियरली इक्वल टू आई और साइन आर को नियरली इक्वल टू आर। अब हम क्या करेंगे? दूसरा अप्रोक्सीमेशन लेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा कि अल्फा बीटा, सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर अल्फा नियरली इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा और बीटा विल बी नियरली इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा और गामा नियरली इक्वल टू tan गामा हो जाएगा। ठीक है, अब tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल AMO। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? ये अल्फा है तो परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब कि आपका AM अपॉन बेस मतलब OM। ठीक, अब tan बीटा की बात करें तो इस ट्रायंगल को लेंगे पूरा, ट्रायंगल AIM, तो हमें क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर मतलब AM अपॉन बेस मतलब MI। ठीक है, फिर बात करें tan गामा की, ट्रायंगल किसकी बात करेंगे? ACM या AMC की बात करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब AM अपॉन बेस कितना आता है भाई? MC। एक चीज यहां पे और देखने की है कि सिंस, अब देखिए हमारे पास ये जो डिस्टेंस है PM डिस्टेंस बहुत छोटी सी है, तो चाहे हम P से मेजर करें किसी चीज को, चाहे M से मेजर करें, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कर्व बहुत ही बारीक सा है। ये ऐसा कुछ है, P है, ये M है, तो ये नेग्लिजिबल है चाहे P। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि OM दिया हुआ है ना, OM ले लो चाहे OP ले लो, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो OM को नियरली इक्वल टू OP ले लेना है। ठीक है,
और अगर हम बात करें तीसरे में एम आई की, मतलब एम आई डिस्टेंस हमें नोन भी नहीं है, प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि एम आई लो या पी आई लो, बात एक ही है। तो एम आई इज नियरली इक्वल टू पी आई। फिर बात आती है एम सी की, तो एम सी लो चाहे पी सी लो, बराबर है लगभग। तो एम सी नियरली इक्वल टू पी सी, क्योंकि पी से हमें सारे डिस्टेंस पता भी है और ये पी एम की डिस्टेंस बहुत छोटी सी भी है, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा कि tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू am, दैट मींस h। tan अल्फा आपका हो जाएगा am की जगह क्या लिखेंगे, am सब में हाइट है ना, देखिए सब में कॉमन है हर एंगल में, am अपॉन परपेंडिकुलर पॉइंट नीचे क्या है आपका OP, तो OP कितना है आपका u, और ये देखिए पोल से निगेटिव जा रहा है तो ये माइनस u होगा, देखिए पोल से इधर जा रहे हैं तो ये माइनस लिया जाएगा लेफ्ट साइड में। फिर आएगा tan बीटा जब लेंगे तो क्या होगा, कहां गया am, मतलब आप h एज इट इज लिख दीजिए, और बीटा कहां गया ये, तो हमें क्या लिखना है pi, देखिए mi नियरली इक्वल टू pi, इस mi की जगह pi रखेंगे, तो pi क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, दैट मींस कि ये राइट साइड में जाके मेजरमेंट कर रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी होती है v। और फिर बात करते हैं tan गामा की, मतलब am अपॉन mc, और mc को रख चुके हैं ऑलरेडी हम, अप्रोक्सीमेटली देख चुके हैं कितना है pc के बराबर, तो pc कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, तो tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब am, मतलब कि h अपॉन pc, ये डिस्टेंस राइट साइड में मतलब पॉजिटिव है, ये नोटेशन आप लोगों को बता चुके हैं, और h को पॉजिटिव इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज इट इज अबव द पोल, अगर बिलो होता तो नेगेटिव लिया जाता, तो यहां से आप pc रखो कितना आएगा r, ठीक है, इतना जरा नोट करें आप लोग। अब देखिए ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखना है, क्योंकि अल्फा क्या हो गया हमारा tan अल्फा हो गया है, तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दोगे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अल्फा की जगह tan अल्फा की वैल्यू रखनी है, मतलब n1, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई है h अपॉन माइनस u प्लस n2, बीटा की वैल्यू कितनी आई है tan बीटा के बराबर, मतलब h अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1, और गामा की वैल्यू कितनी आई है h अपॉन r। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व कर लें, मतलब अगर इसको यहाँ से सेपरेशन कर दें और इसको यहाँ पे इंडिकेट कर दें, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये निगेटिव ऊपर आ जाएगा, मतलब माइनस n1h, एक काम कर लीजिए कि h को सब में से कॉमन ले लीजिए, h अंदर क्या मिलेगा माइनस n1 अपॉन u, n1 अपॉन u, तो यहाँ क्या मिलेगा h बाहर आ गया तो n2 अपॉन v आएगा, मतलब कि प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है n2 माइनस n1 इंटू h अपॉन r, ऑलरेडी आ चुका था हमारा, ठीक है। अब देखिए h से h कैंसिल आउट, अब आप लोग इतना नोट कर लें तो फिर हम फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। अब इसको जरा क्लियरली अगर लिखें तो हमें क्या मिल रहा है भाई, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, मतलब कि n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r।
सारे टर्म से हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ है। मतलब N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और N1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ N1 आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और ये दोनों पता ही है N1 N2 N1। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, जिस लेंस की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का डिराइव किया है, तो कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए।